हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं इसी 28 मई को कंडक्ट हुए एडुटेरिया के टेस्ट 2 से साइंस के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो ए का 3 हो जाएगा। हीट का यूनिट होता है जूल, तो यहाँ पे केल्विन दिया हुआ है, तो यहाँ टेम्परेचर होना चाहिए था, तो टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होगा। इसको हम टेम्परेचर मान करके आंसर कर रहे हैं। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। लाइट की इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडेला, तो सी का 2 हो जाएगा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है मोल, तो डी का 4 हो जाएगा। डी का 4 किस में दिया हुआ है? डी का 4 एक ही में है, बी वाले में, तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। द मोशन ऑफ एन एयरप्लेन The motion of an airplane is an example of which of the following motion? तो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन किसको कहा जाता है? जब सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो। जैसे किसी भी पार्टिकल के मोशन का स्टडी करने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होती है और उससे एक क्लॉक अटैच्ड होता है जिसको रेफरेंस फ्रेम कहा जाता है। तो उस रेफरेंस फ्रेम में 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। 3 कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट है, जेड। तो यदि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो तो वो मोशन होगा 1 डायमेंशनल। यदि 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो तो 2 डायमेंशनल होगा। यदि तीनों ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हों तो वो 3 डायमेंशनल मोशन होगा। तो प्लेन का जो मोशन है 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसका ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होते हैं। जब प्लेन मूव कर रहा होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होते हैं जब टेकअप कर रहा हो, लैंड कर रहा हो, उस टाइम में। तो 3 डायमेंशनल मोशन, राइट ऑप्शन सी होगा। When the velocity of an object is reduced to half, what will be the effect on the kinetic energy of the object? तो when the velocity of an object is reduced to half, velocity जब हाफ कर दिया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि k इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। मास को सेम रखना है, हाफ एम, और v को हाफ कर देना है, तो v को हाफ करेंगे तो v/2 का स्क्वायर यानी v²/4 हो जाएगा। ये पहले वाला काइनेटिक एनर्जी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाई 4 यानी 1/4 हो जाएगा। तो द काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज टू 1/4। राइट ऑप्शन सी होगा। इफ द लिफ्ट इज एट रेस्ट एंड देयर इज ए पर्सन इन इट, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लिफ्ट कहाँ है? रेस्ट में है और उसमें एक पर्सन है, तो दी अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन विल बी इक्वल टू इट्स एक्चुअल वेट। ये सही है। दी अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन विल बी मोर देन द एक्चुअल वेट, ये गलत है। दी अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन विल बी लेस देन द एक्चुअल वेट, ये भी गलत है। जैसे मान लीजिए कि एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट का एग्जाम्पल हम लेते हैं। और यहाँ पे कोई पर्सन है, इसमें कोई पर्सन है, तो इस पर्सन का वेट नीचे की ओर काम कर रहा होगा, इसका mg नीचे की ओर, और जिस फ्लोर पे ये खड़ा है लिफ्ट के, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा होगा n, नॉर्मल रिएक्शन n। मान लीजिए लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है a एक्सेलरेशन से, ऊपर की ओर जा रहा है a एक्सेलरेशन से, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा? n माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी n इज इक्वल टू जो होगा वो होगा mg प्लस ma, यानी m को कॉमन ले लें तो हो जाएगा g प्लस a, g प्लस a। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तब उसका वेट बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, बढ़ा हुआ लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू जो आया है mg प्लस ma आया हुआ है, तो एक्चुअल वेट उसका कितना है? mg है, उसमें ma जो टर्म जो है ये ऐड हो रहा है, मतलब
इसके वेट को बढ़ा रहा है, यानी अपरेंट वेट को बढ़ा रहा है। तो अपरेंट वेट ज़्यादा लगेगा जब लिफ्ट ऊपर जाएगा। उसी तरीक़ा से जब लिफ्ट नीचे आएगा तो यहाँ पे ए के जगह पर माइनस ए हो जाएगा, यानी mg माइनस एम ए हो जाएगा। तो mg उसका एक्चुअल वेट है, उसमें से कुछ घट रहा है, ma घट रहा है। तो मतलब जब लिफ्ट नीचे आएगा तो उसका अपरेंट वेट कम रहेगा उसके एक्चुअल वेट से। अब जब लिफ्ट रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू mg हो जाएगा, यानी उसका जो एक्चुअल वेट है उसके अपरेंट वेट के इक्वल होगा। तो ए ऑप्शन सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ द buoyant force of an object in a liquid is less than its weight, then the object will sink in the liquid। देखिए, मान लेते हैं कि ये कंटेनर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका वेट नीचे की ओर काम कर रहा होगा mg वेट, और इस पे बॉयंसी, फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर काम कर रहा होगा b। तो अब कह रहा है कि इफ़ द buoyant force of an object in a liquid is less than its weight, then the object will sink in the liquid। हम दूसरे तरीक़े से इसको समझ सकते हैं, इसमें वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो ग्रेटर है फोर्स ऑफ बॉयंसी से, यानी नीचे लगने वाला फोर्स ग्रेटर है ऊपर लगने वाले फोर्स से, तो नीचे आएगा यानी सिंक करेगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, वन स्टेटमेंट सही लग रहा है। इफ़ द buoyant force of an object in a liquid becomes equal to its weight, then the object will float in the liquid। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ बॉयंसी का वैल्यू और ऑब्जेक्ट का वेट यदि इक्वल हो जाए तो उसके अंदर तैरेगा, लिक्विड के अंदर ये फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है। इफ़ द buoyant force of an object in a liquid is greater than its weight, then the object will sink in the liquid। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, तो 3 तो होगा नहीं, लेकिन 1 और 2 स्टेटमेंट सही लग रहा है। जो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, तो इसमें से 1 और 2 वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है। हालांकि मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। इसमें जो आंसर दिया गया है ओनली 1 दिया गया है। 1 तो स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन 2 भी तो स्टेटमेंट सही है, तो 1 और 2 दोनों ही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, इसमें मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन, या यूँ कहिए कि उसका डिस्प्लेसमेंट वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में होता है। जैसे साउंड वेव कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन के फॉर्म में जब ये ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन आगे पीछे, जैसे लेफ़्ट टू राइट वेव जा रहा है तो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है लेफ़्ट टू राइट, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इसमें टू एंड फ्रो मोशन में है। तो जिधर वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है, पार्टिकल का ऑसिलेशन उसी डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल। यानी साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो साउंड वेव तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है, तो बी तो होगा नहीं। अर्थक्वेक जनरेटेड पी वेव्स, अर्थक्वेक के द्वारा जो पी वेव जनरेट होता है वो भी, उसका भी नेचर लॉन्गिट्यूडिनल ही होता है, तो इसमें से ये भी सही है। तो मोर देन 1 ऑफ द एबव, राइट ऑप्शन डी होगा। सॉरी, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं है। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया साउंड वेव एंड अर्थक्वेक जनरेटेड पी वेव्स, ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है, लेकिन नॉट चूज करना है हमें। तो नॉट कौन सा है, बी है, तो इसमें से बी आंसर सही होगा, डी नहीं, बी आंसर सही होगा। लाइट वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल नहीं है, लाइट वेव एक ट्रांसवर्स वेव है, तो बी ऑप्शन सही होगा। व्हाट इज़ द हाईएस्ट फिक्स्ड पॉइंट इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल की यदि बात करें, जैसे डिग्री सेल्सियस में बात करें, तो इसका आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, स्टीम पॉइंट जो होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी तरीक़ा से यदि फ़ारेनहाइट स्केल लें तो इसका आइस पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और स्टीम पॉइंट जो होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट इसी की बात कह रहा है ये 200, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया 212 फ़ारेनहाइट, तो सी हो जाएगा राइट ऑप्शन यहाँ से। कनकेव मिरर इज यूज्ड इन द सर्च लाइट, सर्च लाइट में यूज होता है। इन एग्जामिनेशन ऑफ नोज, ईयर्स एंड टीथ, इसमें भी होता है। इन साइड मिरर ऑफ द व्हीकल्स, व्हीकल्स के साइड मिरर में कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। कन्वेक्स मिरर के यूज करने का साइड मिरर के रूप में कारण, 2 कारण है यहाँ पे।
कन्वेक्स मिरर, एक तो ये लार्जर व्यू प्रोड्यूस कर रहा है, देख लीजिए ये लार्जर व्यू प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इतने दूर के जो व्हीकल्स हैं उनको ये दिखा देगा उसमें। दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे कन्वेक्स मिरर के केस में उसका स्मॉलर इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज ही बनेगा कन्वेक्स मिरर के केस में। तो इतना बड़ा जो ट्रक आ रहा है उसका स्मॉलर इरेक्ट मतलब सीधा इमेज उसमें बन जाएगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये दो कारण है साइड मिरर के रूप में कन्वेक्स मिरर के यूज करने का। तो सी तो नहीं होगा, ए एंड बी सही है, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। ऑन हीटिंग जर्मेनियम व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन इट्स रेजिस्टेंस। तो देखिए किसी भी मेटल के कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रिक्वेंटली कोलाइड करने लगते हैं। तो कॉलिजन फ्रिक्वेंटली होने की वजह से जो दो कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम है, सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का टाइम, वो रिड्यूस कर जाता है, जल्दी जल्दी कॉलिजन होने लगता है। जल्दी जल्दी कॉलिजन होने की वजह से उनका मूवमेंट बाधित हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जा पाते हैं, मतलब रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो रेसिस्टेंस बढ़ने का कारण क्या है? फ्रीक्वेंट कॉलिजन, जल्दी जल्दी कॉलिजन होने लगता है। तो कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनका रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है। अब सेमीकंडक्टर की बात करें, यहाँ पे कह रहा है जर्मेनियम। जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है और हम जानते हैं कि जब सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अब फ्री होने लगते हैं। जिस तरीक़ा से कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना तो फ्री इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में नहीं होते हैं, लेकिन टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्री होने लगते हैं, मतलब अपने आउटर सेल से, आउटर ऑर्बिट से निकल करके क्रिस्टल में घूमने लगते हैं। तो इस कारण से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी इंक्रीज होने से उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, यानी रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो ऑन हीटिंग जर्मेनियम व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता है, रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो राइट ऑप्शन बी होगा, रिमेन सेम नहीं रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम इन द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटोप जो 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम H11, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ये जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, इसमें ये क्या है 1 जो दिखाया गया है नीचे वाला, ये एटॉमिक नंबर है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहते हैं, यानी एटॉमिक नंबर सेम रहता है। और ये मास नंबर है 1, 2 एंड 3, ये मास नंबर है। तो मास नंबर तो डिफ़र करता है। इसके अलावा मास नंबर जो डिफ़र क्यों किया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफ़र करने की वजह से। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन है। तो इसमें नॉट सेम क्या रहता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम नहीं रहते हैं और मास नंबर सेम नहीं रहता है। ये दो चीज़ें सेम नहीं रहती है, एटॉमिक नंबर रिमेन सेम रहता है। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। द डायमेंशन ऑफ पावर इज, पावर का डायमेंशन क्या होगा? तो हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क W/T, और W क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू S/T। और फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन MAS/T। मास हो गया kg, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है तो ये मीटर हो गया, और डिवाइडेड बाई एक टाइम और है सेकेंड आ गया। तो यहाँ से kg मीटर स्क्वायर और एक सेकेंड नीचे 3 सेकेंड हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड क्यूब, यानी डायमेंशन हो जाएगा ML² T-3, ML² T-3, राइट ऑप्शन ए होगा। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। नैनो 10⁻⁻9 को नैनोमीटर कहा जाता है, तो ए का 2 हो जाएगा। पीको 10⁻12 को पीको कहा जाता है, तो बी का 3 हो जाएगा। यहाँ से मान लीजिए योक्टो पता नहीं है, माइक्रो तो पता है ना, माइक्रो 10⁻6 को कहा जाता है, तो डी का 4 हो जाएगा। अब योक्टो की बारी आती है, तो योक्टो होता है 10⁻24 मीटर, तो सी का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4, राइट ऑप्शन ए होगा। Which law of Newton is also called the law of inertia? तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा।
यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। मतलब यदि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अपने उस रेस्ट के स्टेट को मेंटेन रखना चाहेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहेगा। यदि वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपने स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखना चाहेगा, उसमें कोई भी चेंज लाने देना नहीं चाहेगा। इसको, इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ये है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ को गैलीलियो के लॉ ऑफ इनर्शिया को ही कॉपी किया हुआ है। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है सेम चीज़ कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यदि वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं कहा जाता, ओनली फर्स्ट लॉ को कहा जाता है। तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। बिल्कुल सही बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये सही है। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द स्पेसिफिक पोजीशन इन एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज होने की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है, उसको उठा करके कुछ हाइट पे ऊपर टेबल पे रख देते हैं तो उसमें वर्क करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसके अलावा पोजीशन चेंज के अलावा कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आने की वजह से भी, जैसे एक रबर है उसको स्ट्रेच कर देते हैं तो उसमें वर्क करने की कैपेसिटी आ जाती है। कोई प्लास्टिक का बॉल है या रबर का बॉल है, उसको दबा देते हैं तो उसके भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाता है, तो उसमें भी वर्क करने की कैपेसिटी आ जाती है, तो उसमें भी एनर्जी स्टोर हो जाती है। शेप में चेंज कर देने से, शेप जैसे बल्ब का हमने एग्जांपल लिया, रबर का, तो शेप, कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन, इन सब में चेंज आने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो ये सही है। एन इलेक्ट्रिक फैन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। देखिए, वैसे तो कोई भी इलेक्ट्रिकल फैन, उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और वो रोटेट कर रहा है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कौन सी मैकेनिकल एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ही तो है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो एन इलेक्ट्रिक फैन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहता तो सही हो जाता, मैकेनिकल एनर्जी में तो पक्का कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, तो इसको पार्शियली सही मान सकते हैं। हालांकि देखें तो ये स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, तो इसमें से 1 और 2 तो पक्का सही है, 3 भी सही हो सकता है, तो ऐसे बी पे जाते हैं हम, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फार्मूला होता है, स्मॉल g इज इक्वल टू gm बाई, यहाँ पे हम कह दें r प्लस h कह दें, हाइट भी ले लेते हैं, r प्लस h का होल स्क्वायर, ये होता है। या इसको ऐसे कह दीजिए gm बाई r स्क्वायर। ये g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11, ये कभी नहीं बदलता है। और m जो है यहाँ मास ऑफ द अर्थ है, 6 इंटू 10⁻24 kg, ये मास ऑफ द अर्थ है, ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, ये मास ऑफ द अर्थ है, और रेडियस ऑफ द अर्थ यहाँ पे आया हुआ है। इस पूरे फॉर्मूले में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं आया हुआ है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, उसके शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन तीनों में से किसी पे भी डिपेंड नहीं करता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है हाइट पे। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होता है। डेप्थ पे जैसे जैसे अर्थ क्रस्ट के अंदर जाते हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होते रहता है, मतलब प्लेस टू प्लेस ये वेरी करते रहता है। एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू बदल जाएगा। पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है, तो ये प्लेस टू प्लेस वेरी करते रहता है।
तो इसमें से नन ऑफ द अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ये बात सही है, स्टील रबर से मोर इलास्टिक होता है, लेकिन जानेंगे कैसे। देखिए, स्टील के बॉल पे यदि हम फोर्स अप्लाई करें यानी स्ट्रेस अप्लाई करें तो लार्ज स्ट्रेस अप्लाई करने से उसमें स्मॉलर डिफॉर्मेशन आएगा, यानी स्ट्रेन का वैल्यू बहुत ही कम ही डेवलप होगा। तो जब किसी भी मटेरियल पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लार्जर स्ट्रेस अप्लाई करने से स्मॉलर स्ट्रेन डेवलप हो रहा हो तो हम कहेंगे कि वो मोर इलास्टिक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, प्लास्टिक या रबर का बॉल ले लेते हैं, उस पे स्मॉलर फोर्स, स्मॉलर स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्मॉलर स्ट्रेस अप्लाई करने से लार्ज स्ट्रेन उसमें से डेवलप हो जाता है, यानी डिफॉर्मेशन ज़्यादा आ जाता है, तो वो कम इलास्टिक है। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ये बात सही है। डिफॉर्मेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू दी डिफॉर्मिंग फोर्स। बिल्कुल, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को बिगाड़ने के लिए, शेप को चेंज करने के लिए जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो डिफॉर्म करने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, यदि लार्जर फोर्स अप्लाई करते हैं तो डिफॉर्मेशन ज़्यादा आएगा, स्मॉलर फोर्स अप्लाई करते हैं तो डिफॉर्मेशन कम आएगा, यानी प्रोपोर्शनल है ये बात बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज लॉ, इफ़ द प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, ये बात बिल्कुल सही है। बर्नौली का इक्वेशन कहता है कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ये फार्मूला होता है। तो यदि कोई भी जैसे फ्लूइड हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रहा है, जैसे हवा का ब्लो जो है, फ्लो जो है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो एच का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, इधर H1 है उधर H2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इस फार्मूला को ध्यान से देखिए, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से ये फार्मूला क्लियरली बता रहा है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि दोनों मिल करके ये कांस्टेंट रहे। इसका मतलब ये रहा कि जहाँ पे प्रेशर कम रहेगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगा, या यूँ कहें कि जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर कम होगा, जहाँ पे वेलोसिटी कम है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज लॉ, इफ़ द प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, ये बिल्कुल सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, तो 1 2 3 राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। साउंड वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक नॉन मैकेनिकल वेव होता है, लेकिन साउंड वेव मैकेनिकल वेव होता है। सिस्मिक वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, ये दोनों ही लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। वाटर वेव ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी चीज़ें दिखाई, माइक्रोवेव हो, एक्सरे हो, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, नन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। हॉट टी कूल्स फास्टर इन ए कप प्लेट देन इन ए कप बिकॉज इफ द वॉल्यूम ऑफ टी इज कॉन्स्टेंट। तो देखिए, कप में यदि हॉट टी रखा हुआ है और कप प्लेट में रखा हुआ है, तो कप प्लेट में उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से वो जल्दी से हीट लूज करता है, यानी रेट ऑफ कूलिंग उसका इंक्रीज कर जाता है। तो द सरफेस एरिया ऑफ कप प्लेट इज मोर, दैट्स वाई ये जल्दी से कूल हो जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। If the value of the angle of incidence formed as a result of reflection of light in a plane mirror is 45 degree, then what will be the value of the angle of reflection? ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात ही कह रहा है। ये नॉर्मल है, मान लीजिए यहाँ पे एक ये मान लीजिए कि एक प्लेन मिरर है और यहाँ पे एक कोई लाइट सोर्स रखा हुआ है,
यहाँ से लाइट आई इस पे इंसिडेंस हुआ, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। तो जितना एंगल बना करके आ रही है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री एंगल बना करके ही जाएगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये 45 डिग्री ही होगा। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, राइट ऑप्शन बी होगा। हुज प्रैक्टिकल यूनिट इज हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक पावर का प्रैक्टिकल यूनिट है, इलेक्ट्रिक पावर का। तो 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वाट, 746 वाट, तो इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द रोविंग प्रोपेल्स द बोट फॉरवर्ड विच कन्फर्म्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बिल्कुल, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लीकेबल होता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही बोट आगे बढ़ती है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। मतलब ये रहा कि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे यदि कोई फोर्स एग्जर्ट करता है, तो ठीक उसी टाइम में दूसरा ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करता है। यानी एक्शन एंड रिएक्शन के जो फोर्सेस हैं साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं और दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इट डज वर्क इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड। ये एक्चुअल में न्यूटन के सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, फर्स्ट लॉ ये नहीं है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, यदि वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। तो ये गलत है। मोमेंटम इज स्केलर क्वांटिटी, मोमेंटम p इज इक्वल टू m भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये तो गलत है। तो इसमें से 2 और 3 गलत है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट, तो 2 और 3 राइट ऑप्शन ए होगा। क्लॉक्स विथ पेंडुलम स्लो डाउन इन समर ड्यू टू, तो देखिए समर में पेंडुलम क्लॉक के स्लो होने का कारण क्या है। जैसे ये मान लीजिए कि पेंडुलम है, पेंडुलम ये इसका लेंथ L है, तो हम जानते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2π√L/G। तो अब देखिए गर्मी के मौसम में ये मेटल से बना हुआ है, ये थ्रेड जो है मेटल से बना हुआ है। तो गर्मी के मौसम में टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इसमें थर्मल एक्सपेंशन होगा, यानी इसका लेंथ इंक्रीज होगा। लेंथ इंक्रीज होने से टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। टाइम पीरियड इंक्रीज होने का क्या मतलब हुआ, स्लो हो जाना, ज़्यादा टाइम लगाना। एक बार घड़ी की सुई को घूमने में जितना टाइम लगता है अब ज़्यादा टाइम लगाएगी, तो ज़्यादा टाइम लगाने का मतलब हो जाएगा कि वो स्लो हो जाना। तो स्लो होने का कारण क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। इंक्रीज इन द वेट ऑफ द लॉन्गर डे लाइट आवर इन समर, नहीं, इलोंगेशन ऑफ पेंडुलम, ये सही होगा। लेंथ इंक्रीज हो गया, राइट ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग मायोपिया, तो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। तो मायोपिया में जिस पर्सन को मायोपिया हुआ है वो नज़दीक की वस्तुओं को, निकट के वस्तुओं को तो आसानी से देख लेता है, क्लियरली देख लेता है, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली देख नहीं पाता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये ह्यूमन आई है, इसमें बाई कन्वेक्स लेंस लगा होता है, ये बाई कन्वेक्स लेंस यहाँ पे लगा हुआ है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि दूर है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए दूर है, तो दूर से आने वाली रेज जो है इसको ये कन्वेक्स लेंस रेटिना के जस्ट सामने, रेटिना पे नहीं, रेटिना के सामने ही ये फोकस कर देता है। तो इस कारण से चूँकि ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे नहीं बना हुआ है तो दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो अब देखिए ये लेंस और रेटिना के बीच ये फोकल लेंथ है, तो चूँकि पहले ही फोकस ये हो गया, इसका मतलब है कि फोकल लेंथ कम हो गया है। फोकल लेंथ कम होने का मतलब क्या हुआ कि लेंस ज़्यादा मोटा हो गया है, इसका कर्वेचर जो है, इसका मतलब है कि आँख का लेंस और ज़्यादा कर्व हो गया है। जैसे मान लीजिए एक आँख का लेंस कुछ इस तरीक़ा से है और एक आँख का लेंस कुछ इस तरीक़ा से है, तो ये ज़्यादा कर्व हो गया है। ज़्यादा कर्व हो जाने की वजह से क्या होगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगा। तो फोकल लेंथ, दी फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस एंड द रेटिना डिक्रीजेज, ये सही लग रहा है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। फोकल लेंथ डिक्रीज होने की वजह से, या यूँ कहें कि ये जो लेंस है जो और ज़्यादा कर्व हो गया, इसके और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी डिक्रीज हो गया है, तो ये सही हो गया है, सही है।
द स्फेरिकल रेडियस ऑफ द आई डिक्रीजेज, बिल्कुल रेडियस जो है डिक्रीज हो गया है, इस कारण से इमेज जो है पहले ही बन पा रहा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 और 3 तो सही है, तो ओनली 2 और 3 राइट ऑप्शन बी होना चाहिए। वन स्टेटमेंट क्या है? इन दिस कंडीशन द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के बिहाइंड नहीं, रेटिना से पहले ही बनता है, तो ये तो गलत है, लेकिन 2 और 3 सही है। टेस्ला इज एन यूनिट ऑफ, तो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का तो एम्पियर होता है, नहीं होगा। ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, राइट ऑप्शन बी होगा। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 लिस्ट 2। प्रोटॉन, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? तो प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, तो ए का 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, तो बी का 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था कैथोड रे ट्यूब के माध्यम से एक्सपेरिमेंट करके, और इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल भी बताया था। इन्होंने कहा था कि एटम जो है पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और उसमें इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली इम्बेडेड रहते हैं, बिल्कुल वाटरमेलन की तरह। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने एनोड रे एक्सपेरिमेंट करके, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और उसके बाद में एनोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने, तो सी का 4 हो जाएगा। एटोमिसिज्म, परमाणुवाद, ये कंसेप्ट दिया था जॉन डाल्टन ने, यानी अपना एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट किया था, तो डी का 3 हो जाएगा इसमें। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, डी का 3 राइट ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडिटेरिया के टेस्ट 2 जो कि इसी 28 मई 2023 को कंडक्ट हुआ था, से साइंस के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।